नमस्कार, मैं हरवीर सिंह हाजिर हूं हिंद किसान की बात को लेकर। सबसे पहले मैं एक किस्सा बताता हूं कि बात अक्टूबर 1988 की है। दिल्ली के वोट क्लब पर लाखों की तादाद में किसानों ने डेरा डाल दिया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खेड़ी करमू से शुरू हुआ भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, उसके मूल में बिजली के दाम बढ़ाने का सरकार का फैसला था। मेरठ कमिश्नरी में कामयाब घेराव और लंबा धरना चलने के बाद महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली में किसान पंचायत बुलाई, जिसमें देश भर के किसानों के मसलों को उठाने का फैसला हुआ। किसान पंचायत का इतनी बड़ी भीड़ वहां पर थी और उस वक्त जो राजनीतिक हलकों में इतना दबाव था कि मजबूरी में उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपनी माताजी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम वोट क्लब से हटा करके लाल किले के पीछे शिफ्ट करना पड़ा। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, एक जमाने में वोट क्लब पर राजनीतिक विरोध के लिए, किसानों के आंदोलनों के लिए लगातार रैलियां होती थी। ये बात रही महेंद्र सिंह टिकैत की। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में किसानों की आवाजें मजबूत थी, बुलंद थी। देश के बाकी हिस्सों में, कर्नाटक में रैयत संघ के प्रमुख नंजुंदा स्वामी हो, महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन के प्रमुख शरद जोशी हो, आंध्र प्रदेश में पी शंकर हो या उड़ीसा में हो, कई तरीके का ये था। और पंजाब में भूपिंदर सिंह मान और अजमेर सिंह लाखोवाल किसान आंदोलन की कमान संभाले हुए थे। तो हरियाणा में घासीराम नैन, प्रेम सिंह दहिया, इस तरीके के तमाम सारे मजबूत किसान नेता देश भर में मौजूद थे। यही मसला था कि कोई भी सरकार किसानों के मुद्दों पर इन लोगों के सामने बात करने के लिए हमेशा तैयार होती थी, उनके आमने सामने टेबल पर बैठ करके बातचीत होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि किसानों की आवाज बहुत कमजोर है। ऐसा नहीं है कि किसानों के मुद्दे खत्म हो गए, किसानों की तकलीफें कम हो गई। मेरा तो मानना है कि किसानों की तकलीफें बढ़ी हैं। किसानों का जो दबदबा और जो उनके अंदर खुददारी उस वक्त थी, वो अब और ज्यादा कमजोर हुई है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह रही है कि किसानों की अपनी आवाज उतनी बुलंद नहीं है, उनके संगठन उतने मजबूत नहीं है कि जो राजनीतिक आका हैं उनके कानों पर जू रहेंगे। असल में इसी पूरे मसले पर आज हम बात करना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो गया और आज के हालात ऐसे क्यों हैं। क्या आने वाले दिनों में परिस्थिति कुछ बदलेगी? क्या हमारा किसान उसी मजबूती के साथ अपने हक के लिए खड़ा होगा? इस पूरे मसले पर मेरे साथ बात करने के लिए दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव जी। आप सब लोग योगेंद्र यादव जी से परिचित हैं कि किसानों के मसले पर वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। और मेरे साथ हैं भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेश सिरोही जी। नरेश सिरोही जी की एक पहचान और है। नरेश सिरोही जी भारतीय किसान यूनियन के शिखर दौर में यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनके सबसे करीबी सहयोगियों में रहे। और जो दिल्ली का धरना था वोट क्लब का, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। मैं अपने दोनों मेहमानों से इस गंभीर मसले पर चर्चा करूंगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक रिपोर्ट। चंपारण में नील की खेती कर रहे किसानों का दर्द साझा कर उनके आंदोलन को अहिंसक पगडंडी पर लाना महात्मा गांधी के लिए उनके राजनीतिक जीवन का ककहरा जैसा था। यही उन्होंने सत्य और अहिंसा के राजनीतिक प्रयोग की ताकत को समझा। हालांकि खेड़ा से ही गांधी जी के पहले वास्तविक आंदोलन किसान सत्याग्रह की शुरुआत हुई। आजादी से पहले आम आदमी में राजनीतिक चेतना का बिगुल फूंकने में किसान आंदोलनों ने बड़ी भूमिका निभाई। पाबना विद्रोह, तेभागा आंदोलन या फिर बारदोली आंदोलन, इन सभी आंदोलनों की अगुवाई महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने की। इस दौरान ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों ने देश के किसान और उसके जरिए आम जनमानस को जगाया। फिर आजादी के 40 साल तक किसानों ने स्वराज में न्याय मिलने का इंतजार किया। लेकिन 80 के दशक में देश के किसानों को जैसे एक सशक्त आवाज मिली। कर्नाटक में नंजुंदस्वामी, महाराष्ट्र में शरद जोशी और यूपी में महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में किसान आंदोलनों का एक नया दौर शुरू हुआ।
1988 में लाखों किसानों के बोट क्लब पर धरने की गूंज दिल्ली के सत्ता के गलियारों में लंबे समय तक गूंजती रही। आज किसानों की समस्याएं और मुखर हो गई हैं, लेकिन उनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही। 20 जुलाई को ही देश के कई इलाकों में कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में भी मक्का पर एमएसपी ना बढ़ाए जाने को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। दूध के दाम को लेकर किसानों ने 21 जुलाई को महाराष्ट्र में दूध बंद आंदोलन को अंजाम दिया। वहीं आने वाली 9 अगस्त को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है। इस दिन 250 किसान संगठन 9 मांगों को लेकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। यानी किसानों के मुद्दे जस के तस हैं, बल्कि संकट और गहरा ही हुआ है, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। लुटियंस की दिल्ली तक उनकी आवाज पहुंचाने वाला कोई नहीं। मैं नरेश जी इस मसले पर सबसे पहले आपके पास आता हूं। आपने किसानों के मुद्दों पर जो आंदोलन हुए, जिस तरीके से एक आवाज टिकैत की आती थी और जनमानस उठकर खड़ा होता था, ये भी देखा हमने कि रात के 12 बजे भी अगर उनकी आवाज आई तो लोग अपने घरों से आंदोलन के लिए निकल पड़ते थे, ट्रैक्टर लेकर, पैदल चलकर, अपने जो उनके पास संसाधन थे। लेकिन मैं ये देखता हूं कि 80 का जो दौर था, उस वक्त किसान आंदोलन खड़े भी हुए, मजबूत भी हुए। आंदोलनों का एक हमारा इतिहास भी है, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन से लेकर के आगे तक। लेकिन अभी जो है, ऐसा क्यों हो गया कि ये आवाज इतनी कमजोर हो गई कि कोई उसको सुनता नहीं है? देखिए अरबीर जी, उस दौर की परिस्थितियों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन हमेशा परिस्थितियों के कारण निर्माण होते हैं जी। और लोगों का जुड़ाव उसी ढंग से होता है। अगर हम पुराने आंदोलनों में न जाएं, केवल मान सिंह टिकैत या देश भर में जो आंदोलन हुए उनकी पृष्ठभूमि को देखेंगे आप, तो उस वक्त जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में या खासकर उत्तर प्रदेश में किसान की जो उपेक्षा हो रही थी, बिजली के बिल बढ़े, तमाम तरह की दिक्कतें थी, एक वातावरण बना हुआ था और उसमें किसान की आवाज नाम की कोई चीज यहां थी नहीं। चौ साहब चले गए थे, तो उसमें से ये निकला और टिकैत उसमें से उभर के आए, बड़े नेता थे। लेकिन अगर चौधरी टिकैत के आंदोलन को समझना है, उन परिस्थितियों को समझना है, तो खाली चौधरी टिकैत नहीं है, चौधरी टिकैत का पूरा परिवार है, पूरा गांव है, पूरा इलाका है। लाखों लोग, आपने देखा होगा, आप तो मौजूद थे, हम लोग तो उस आंदोलन में थे, कि लाखों लोग सिसौली आते थे और कोई भूखा नहीं रहता था। आधी रात भी कोई टिकैत साहब के परिवार में जाता था, 10, 20, 50 लोग भी पहुंच गए तो रात को खाना, और पूरा व्यवस्था ऐसी होती थी कि पूरा समाज जुड़ा हुआ था। वो आंदोलन नहीं था, पूरे समाज का जनजागरण था। और उसी में से टिकैत जो है बहुत कद्दावर नेता थे, लेकिन उनके पास रहने वाले जानते थे कि उनका कितना सरल व्यक्तित्व था, कितने सरलता के साथ जीते थे, कोई अहंकार नाम की उनके पास कोई चीज नहीं थी। तो हम लोगों के बहुत किस्से हैं, जैसे आप अभी कह रहे थे कि उनके बुलावे पर लाखों लोग आ जाते थे। मुझे याद है कि 2 अक्टूबर 93 को जब WTO वाली रैली हुई, तो ये फैसला हुआ दिल्ली में बैठ के 29 तारीख को, 29 सितंबर डेट थी, तो बात सारे किसान नेता जुड़े हुए थे, तो सबने कहा कि भाई जल्दी रैली कोई करना चाहिए WTO के विरोध में। और टिकैत साहब ने कहा कब करनी है, तो किसी ने कहा कि 2 अक्टूबर बोले, तो मैंने कहा कि भाई 2 अक्टूबर तो बहुत कम समय है, बीच में 3 ही दिन है, 3 दिन में कैसे इतनी तैयारी हो जाएगी। बाबा जी कहा, अरे देख लो, आज फोन कर दो अपना, थोड़े 2-4 फोन करो, कहीं जिले वाइज फोन कर दो, देखेंगे जितने भी लोग आ जाएंगे ठीक है। और आपको देख के ताज्जुब होगा कि लाखों लोग आ गए। तो ये एक मान सिंह टिकैत की बड़ी ताकत थी। और जो और कई सारे ऐसे वाक़े हैं जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने और सिसौली में आगे आता हूं इन सब मसलों पे। योगेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप किसानों के मसलों पर जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसको आप लोगों ने मिलकर के खड़ा किया, देश भर में उसके प्रदर्शन भी हुए, आप जन जागरण भी हुआ, यात्राएं भी हुई। ये जो मैंने बात की है 80 के दशक थी, ऐसे क्या मुद्दे थे, क्या मसले थे
या किसान के अंदर खुददारी ज्यादा थी, या वो अपने हकों को लेकर ज्यादा एकजुट और जागरूक था कि इस तरीके से लोग अपने हक के लिए एकदम बाहर निकल करके आते थे और सरकारों को झुकना पड़ता था? हरबीर भाई, जो आप दौर का जिक्र कर, जी, वो भारत के किसान आंदोलन के इतिहास में, जैसा आपने जिक्र किया, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, इन सब में एक बहुत बड़े उभार का दौर था। इतिहास इस देश का गवाह है कि इस देश की तमाम सरकारें किसान विरोधी रही हैं। तमाम जो विकास की व्यवस्था है ये किसान विरोधी है, किसान को खिसका रही है बाहर धीरे धीरे। अब कब किसान बाहर आएंगे, खड़े होंगे, विरोध करेंगे, वो कुछ चीजों पर निर्भर करता है। पहला ये कि उन्हें किस तरह का नेतृत्व मिले। ये इतिहास का संयोग था कि जिस वक्त टिकैत साहब थे, उसी समय नंजुंडस्वामी जी थे, उसी समय अपने महाराष्ट्र के शरद जोशी जी भी थे। और ये इतिहास की बहुत बड़ी विडंबना है कि ये तीनों मिलकर साथ काम नहीं कर पाए। इसे भी हमें याद रखना होगा जी। इस आंदोलन की महानता को भी याद रखना होगा। ये भी याद रखना होगा कि जब बोट क्लब के उस मंच पे जब वो शरद जोशी चढ़ने लगे थे, तब क्या हुआ था। इन आंदोलनों के महान जो मोबिलाइजेशंस हुए थे, और मैं खुद तब यंग था, आया था बोट क्लब में देखने उन सब चीजों को, उस मोबिलाइजेशन के बाद किसान को कॉन्क्रीटली क्या हासिल हुआ। किसान का रुतबा बढ़ा, किसान की पहुंच बढ़ी, लेकिन वो किसान कॉन्क्रीटली क्या क्या पॉलिसीज पलटवा पाया। किसान विरोधी जो नीतियों का दौर था, क्या वो बदला, वो एक बड़ा सवाल है। तब में और अब में एक और बहुत बड़ा फर्क आया हरबीर भाई, और वो ये कि वो जमाना था जबकि जमीन वाला किसान, जो अपने आप को जनरली जमींदार बोलता है, जिसके पास 5-10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ जमीन है, वो किसान आंदोलन का स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करता था, चूंकि उसके पास जमीन भी थी, रसूख भी था, उसकी पहुंच भी थी। लेकिन आज ये स्थिति बदल चुकी है। आज ये जो आपका बटाईदार है, जो ठेके पे करता है, जो दिहाड़ी वहां पे मजदूरी करता है, आज उन लोगों की संख्या खेती में ही लगभग उतनी ही है जितना कि जमीन वाले किसान की। आज जब तक उसको जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक एक प्रभावी किसान आंदोलन खड़ा ही नहीं हो सकता। तो आज की परिस्थिति बदल गई। लेकिन मैं एक बात बदलाव जरूर बताना चाहता हूं हरबीर भाई, वो ये कि तब में और अब में किसान नेतृत्व में एक बदलाव जरूर आया है। 50, 60, 70 के दशक में किसान नेतृत्व बड़े स्तर के पढ़े लिखे लोग थे। शरद जोशी जी, नंजुंडस्वामी, तो सब अंग्रेजी की चीजें पढ़ते थे, पढ़ाते थे। लेकिन एक सामान्य किसान कार्यकर्ता नीति में क्या हो रहा है, इन चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता था। पिछले 5-7 साल में जो बदलाव मैं देखता हूं वो ये कि एक साधारण किसान कार्यकर्ता भी अब सोशल मीडिया पे पढ़ता है, देखता है। जब सरकार एमएसपी पे झूठ बोलती है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती। एक साधारण कार्यकर्ता मेरा जींद में, करनाल में बोल देता है, जी तो झूठ बोल रहे हैं, तो एमएसपी का डबल तो 1.5 गुना तो मिला नहीं है। वो जो बदलाव आया, तो स्थिति बदली है, कार्यकर्ता का चरित्र बदला है, किसानी खेती के हालात बदले, और नया आंदोलन उसके अनुरूप ही हो सकता है। अब हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि 80 के जमाने वाला आंदोलन दोबारा। मैं एक और थोड़ा पीछे जाऊंगा इसमें, नरेश जी। असल में देखिए कि हमारे देश में महात्मा गांधी से लेकर के चंपारण का सत्याग्रह हो या बारदोली का आंदोलन हो, तमाम सारे जो बड़े नेतृत्व हुए हैं, उन्होंने अपने आप को समाज में और लोगों से जोड़ने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए किसानों के मसलों को उठाने की शुरुआत की। उसमें सर छोटू राम को आप देख लो, उन्होंने कहा कि किसान अगर अपने दुश्मन पहचान लेगा, खुद पर खुददारी करेगा तो मजबूत हो जाएगा। या चौधरी चरण सिंह को देख लो, छोटू राम ने तो उनके उन्होंने जो काम किया उसमें तो मैं एक और सांप्रदायिक सद्भाव भी देखता हूं। उन्होंने फजले हसन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई और अपनी सरकार स्थापित की, जो अनडिवाइडेड पंजाब था आजादी के पहले का, और उसमें किसानों के मसलों को हल किया रेवेन्यू मिनिस्टर होकर के। एक तरीका ये था कि इन लोगों ने किसानों की अगुवाई करते, किसानों के मसले उठाते हुए राजनीतिक जो सिस्टम था उसमें अपने लिए मजबूत जगह बनाई और उसमें नीतियों को बदलने में कामयाबी हासिल की। लेकिन अगर अभी मैं देखता हूं कि वो ताकत अभी राजनीतिक नेतृत्व में जो किसानों के मसलों को आधार बना करके आगे बढ़े, वो अभी नहीं दिखती मुझे।
मेरे कुछ किसान साथी हो सकता है कि जो पुराने साथी हैं वो बुरा मान जाए जी, लेकिन चूंकि बात जब विषय आ जाए तो फिर सच्चाई से कहना ही चाहिए। उस वक्त के नेतृत्व का जो चरित्र है, उस वक्त के जो उनका समर्पण है, जो निष्ठा है, उनके काम करने का जो ढंग, सोच, समझ है, उस वक्त की समझ में और आज के नेताओं में बहुत जमीन आसमान का फर्क। बेशक योगेंद्र भाई कह रहे हैं कि वो इंटरनेट से देख लेते हैं तो उससे देख लेते हैं। उस वक्त अपने नेता के प्रति निष्ठा बहुत थी लोगों में और वो सोचते थे कि अगर चौधरी चरण सिंह ने कहा है, मैन सिंह टिकैत ने कहा है या सर छोटू राम ने कहा है तो इसका मतलब हमारे लिए बहुत सोच विचार के कोई बात कही होगी। तो उस समय बहुत जो आम किसान था उसकी आस्था अपने नेताओं के प्रति जरूरत से ज्यादा थी और उन नेताओं ने भी उस आस्था को अपने तप से दिखा रहा था। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कह दे। आज तो कोई किसका एजेंडा कहाँ चल रहा है कुछ कह ही नहीं सकते। तो और जैसे एक बीच में बात आई शरद जोशी जी वाली, क्योंकि हम लोग गवाह हैं उस चीज के। हाँ। शरद जोशी और दजुड्डा स्वामी, महेंद्र सिंह टिकैत, अजमेर सिंह लाखोवाल और शंकर रेड्डी वगैरह, ये जो थे भूपेंद्र सिंह मान और शरद जोशी एक मान्यता के लोग थे। योगेंद्र जी, आपने जैसे कि बात शुरू की कि सामाजिक बदलाव की बात की और पूरा जो ताना बाना बदल रहा है, जो स्ट्रक्चर बदल रहा है खेती का, जमीन के आकार का, उसमें जो भूमिहीन लोग जुड़ रहे हैं, किसानों का अपना जो जोत है वो छोटी होती जा रही है और एक नया बदलाव जो कि हम कहते हैं कि जो सूचना का विस्फोट जो होता है, जिसमें तमाम सारे नए संसाधन आ गए, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, टीवी आ गया, ट्विटर आ गया, सोशल मीडिया आ गया, ये सारी चीजें आई। लेकिन इसके पहले जैसे नरेश जी भी कह रहे थे कि ये जब राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन की बात आई तो उस वक्त भी एक मतों में काफी अंतर आया और मामला आगे नहीं बढ़ा। दूसरे, अभी जब मैं देखता हूं कि तमाम सारे संगठन हैं, आप भी जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी में, उसमें करीब 200 संगठन हैं और बाकी भी संगठन है, बीकेयू अपना संगठन चला रही है और बाकी लोग भी हैं। तो ये क्या जो तालमेल है किसानों के मसलों पर अलग अलग संगठनों का और बहुत ज्यादा तादाद में संगठनों का हो जाना और कोई बड़ा नेतृत्व की बजाय छोटे छोटे जो मैं ये कहूं पॉकेट्स में जो लोग निकल के आ रहे हैं, उसने भी क्या मजबूत करने के बजाय कमजोर किया है किसान की आवाज को? हरवीर भाई, ये भारत के किसान आंदोलन का बहुत पुराना और एक तरह से बुनियादी समस्या है जी। क्योंकि भारत किसान की परिस्थिति इतनी अलग है। आप केरल के कॉफी बागान में जाइए और उसके बाद हमारे हरियाणा, दक्षिण हरियाणा के आप बाजरा के किसान से बात कीजिए तो आपको लगता है कि दो अलग देश में है, दो अलग दुनिया में आप बात कर रहे हैं। पड़ोस में गन्ने का किसान उत्तर प्रदेश का जाइए तो वो एक दूसरी दुनिया के अंदर रहता है। इस तमाम अलग अलग दुनिया में रहने वाले किसान को कैसे आप एक सूत्र में जोड़ें, कैसे आप मांग से जोड़ें, ये भारत की किसान आंदोलन की बुनियादी समस्या है। जिस किसान आंदोलन को हम बहुत महिमा मंडन उसका करते हैं और जो था, उस किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं एक जातीय चरित्र भी था। कुछ खास जाति के लोग उसके साथ जुड़ते थे, बाकी जाति के लोग उससे अलग रहते थे। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उस किस्म का किसान आंदोलन अब देश में दोबारा नहीं बनेगा। अब जो देश में बनेगा वो आंदोलन ऐसा बनेगा जिसे अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ना होगा, अलग अलग जातियों को जोड़ना होगा। भूमि संपन्न जाति और भूमिहीन जाति, इनको जब तक जोड़ने का कोई तरीका नहीं मिलता तब तक इस देश में एक पुख्ता किसान आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। और इस लिहाज से पिछले 2-4 साल के जो प्रयास हैं, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, ये एक बहुत अनूठे प्रयास है कि पहली बार किसानों के मंच से खेत मजदूर की भी बात की जा रही है, पहली बार बटाईदार किसान की भी बात की जा रही है और अलग अलग विचार के लोग, लेफ्ट वाले लोग भी और हरे झंडे वाले किसान यूनियन वाले भी और वो जो पर्यावरणवादी हैं वो भी और कुछ एग्रीकल्चर लेबर वाले संगठन भी पहली बार इकट्ठे हो रहे हैं। ये बहुत कठिन है, प्रयास कठिन है, लेकिन जब ये प्रयास सफल होगा तभी भारत का किसान आंदोलन नए दौर में प्रवेश कर सकता है। तो ये मैं नरेश जी आपके पास आऊं, जैसे योगेंद्र जी ने 2-3 बातें महत्वपूर्ण कही हैं। देखिए, एक तो इसमें हमें कोई दो राय नहीं है कि
महाराष्ट्र में अगर आंदोलन खड़ा होता है तो मराठा आगे आते हैं। वहां पर जो लेफ्ट की यूनियन है उनकी खेत मजदूर जो है उनकी भी संगठन है। बट जब आप देखेंगे प्याज का आंदोलन शरद जोशी ने चलाया हो या दूसरे हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बात होगी तो एक बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय किसान यूनियन के खड़े होने के पीछे जो खाप सिस्टम था उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी और रातों रात जो है वो खड़ा हुआ था। पंजाब में, पंजाब के जो किसान हैं, जाहिर सी बात है जो जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं, जो ज्यादा जोत वाले लोग हैं, पंजाब के जाट किसान है। इसमें मैं कोई संकोच नहीं होना चाहिए, इस पे खुल के बात होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये है, लेकिन वो एक मास लेकर के वो आते थे। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं जुड़ते थे, क्योंकि उसमें हिंदू भी था, उसमें मुसलमान भी था, उसमें सिख भी था, उसमें मराठा भी था, उसमें जाट भी था, उसमें गुजर भी था। इसको मेरे ख्याल से ये एक थोड़ा सा, योगेन जी मैं ये भी कहूंगा कि मैं बिल्कुल सही कहता हूं, उसकी एक जो सेंट्रल फोर्स थी उसके पीछे जाति रही होगी, लेकिन बाकी लोग भी जुड़ते थे, उसको हम नकार नहीं सकते। और ये मैं इसमें एक बड़ी एक योगेन जी एक बड़ा ये भी रहा है कि असल में जो हमारा मीडिया है उसने भी किसान आंदोलन का बहुत नुकसान किया, उनको लगातार विलेन की तरह शहरी आबादी को दिखाया। लेकिन यही हम देखते हैं, जब महाराष्ट्र के किसान पिछली बार आए मार्च लेकर के और बच्चों का एग्जाम की वजह से वो रात में चले, फिर वो शहरी आबादी ने उनके लिए संवेदना भी दिखाई, उनको सहयोग भी किया। तो ये जो चीजें हैं दोनों चलेंगी, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि देखिए, जब भी किसान आंदोलन हुआ, जैसे पहले आपने कहा कि सर छोटू राम ने पंजाब में अगर आंदोलन किया तो मुस्लिम भी समाम आया। देखिए, जब वर्ग का आंदोलन होता है, वर्ग यानी किसान वर्ग, तो उसमें वर्ग होता है। जब हम जातियों की बात करना शुरू करते हैं तो हम उसको छोटा करते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं। मेरठ के धरने में आपको याद होगा बहुत अच्छे से, एक तरफ होता था अल्लाहू अकबर हर हर महादेव, ये नारा मेरठ में गूंजा जी, और सारी जातियां जुड़ी। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए जातियों की बात करना शुरू करते हैं और वो आंदोलन को कमजोर करते हैं। खाप ही नहीं, आप ये देखो, लाखों लोग आते थे सिसौली के अंदर या आसपास के लोग, हर जाति के लोग अपना अपना ढाबा लगा के लोग खाना खिलाते थे, कोई जाति थोड़ी खिलाते थे। सभी लोगों के साथ चंदा होता था, जिसके पास भी जमीन है वो बीघे बाय 10 रुपया बीघा जमीन का चंदा इकट्ठा करके, 50 रुपए बीघा का चंदा इकट्ठा करके, हर वर्ग उसमें शामिल था। ये हमने आपने सबने देखा हुआ कि हमने इसमें जाति नहीं, जो धर्मों की दीवार भी थी मेरठ के आंदोलन ने उसको भी तोड़ा, दिल्ली में तोड़ा। तो ये जो बात करने वाले हैं लोग जाति की कि सब जातियों का संगठन बन के रह गया, ये हमारी संकीर्णता है और ये एक इसके पीछे मैं आता हूं इस पे। योगेन जी, मैं अब आपके पास आता हूं। देखिए, एक तो ये पहलू चले, ये हमारा समाज का ताना बाना जिस तरीके का है, खेती भी उसी तरह जुड़ी हुई है। लेकिन एक पक्ष आप देखिए कि किसानों के तो आंदोलन, उनके संगठन उतना स्ट्रक्चर्ड वे में तो नहीं बने देश भर में, उनका कोई सांगठनिक ढांचा उस तरीके का नहीं बन पाया। लेकिन जो हमारे राजनीतिक दल है उन्होंने अपने यहां जरूर एक एक किसान संगठन बना लिया। वो कांग्रेस में किसान सेल हो, भाजपा में किसान मोर्चा हो, आरएसएस का किसान संघ हो, बाकी पार्टियों ने भी अपने किसान संगठन बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं ऐसा कोई बदलाव नहीं देखता कि इन संगठनों ने मिलकर, या इन्होंने ये तो किया कि अपने आप को सरकार की मुखालफत करने के लिए विरोधी पखेमे में अपने आप को खड़ा किया, लेकिन बहुत ज्यादा तीखा भी नहीं किया। और कोई बड़ा बदलाव ये इन राजनीतिक पार्टियों के जो पदाधिकारी रहे, वो सांसद बन गए, मंत्री बन गए, वो सब तो हुआ, लेकिन कोई ऐसा इनके खाते में कोई ऐसा फैसला नहीं जाता जो इन्होंने किसानों के लिए करवा लिया हो राजनीतिक पार्टियों से। और राजनीतिक जो सत्ता जिनके पास है वो कोशिश करते हैं कि विरोधी भी हम ही रहे और सरकार भी हमारी रहे, और जो दूसरा जो एक प्रतिपक्ष खेमा है उसका अस्तित्व ही न रहे। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? हरवीर भाई, बस एक पंक्ति जाति वाले सवाल पे, क्योंकि मैंने बहुत समय एग्जैक्टली वही बात बोली है जो नरेश जी कह रहे थे कि इसको ऐसे बदनाम ना करो, इसमें इस आंदोलन में इतने मुसलमान थे, तमाम तरह की जातियां थी। मैं जो बात कह रहा था वो दरअसल वर्ग वाली थी जी, भूमि वाली जातियां और भूमिहीन जातियां। अब का किसान आंदोलन में आपको भूमिहीन जातियों को लेना होगा, वो बिल्कुल एक अलग किस्म का सवाल है, वो वर्ग का सवाल है। ठीक है, मैं नरेश जी आपसे ये जो मैंने सवाल किया इस पे एक छोटी टिप्पणी मैं चाहूंगा कि आगे आपको क्या दिखता है कि अभी जो
अध्यादेश हैं उसको लेकर के पंजाब हरियाणा में आंदोलन हो रहा है, दूध का आंदोलन हो रहा है महाराष्ट्र में। अभी क्या हमें आने वाले दिनों में कोई बड़ा किसान आंदोलन दिखता है? क्योंकि मेरी लाखोवाल जी से कल बात हुई, उन्होंने कहा था हम 1 लाख किसान लेकर के दिल्ली आएंगे, कोरोना खत्म होते ही हम लोग इस मसले पर दिल्ली को घेरेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा कहना हरबीर जी इसमें यह है कि एक तो आज के समय में जो परिस्थितियां पहले क्योंकि हम लोग तो लगभग 30-32 साल से किसान आंदोलन और ये सब देख रहे हैं, मेरा कहना यह है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच में जो समन्वय या संवाद की बातचीत होनी चाहिए, वो उसकी नितांत आवश्यकता है कि एक टेबल पे बैठें और उस पर बात करें। योगेंद्र जी लास्ट कमेंट आपका, बहुत छोटा कमेंट 10 सेकंड में। वो तभी होगा अगर सभी संगठन ईमानदारी से बात करें। आज किसान परेशान है, देश में नया किसान आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और माफ कीजिएगा नरेश जी, अगर आपका संगठन बीजेपी के मोर्चे की तरह बात करेगा तब तक बात नहीं चलेगी। आरएसएस वालों ने इसी नोट पे योगेंद्र जी, मैं इसी नोट पे अपने दोनों मेहमानों को, योगेंद्र जी और नरेश सिरोही जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें समय दिया और ये जो एक बहुत बड़ा मसला है देश के सामने, देश की करीब 60-70% आबादी का जो मसला है, उसको लेकर के आपने तमाम सारी बातें हमारे साथ की। और मैं अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगा कि हमने एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को आपके सामने रखा है जो इस वक्त समय की जरूरत है और उसकी सुगबुगाहट चल रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये कोविड की बीमारी कम होगी तो ये अगर इसी तरीके के सरकारों का रवैया रहा तो किसान आंदोलन को हम लोग सड़कों पर देखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकारें सुने और मसले को हल करें। आप सब लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार फिर मिलेंगे हिंद किसान की बात में एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।